Dear students, today we are here again with a fresh video, and this is related to the exercise of the lesson The Landscape of the Soul. As you know, this is the fourth chapter of your English subject of class 11th. We have completed that lesson in two separate videos. Today we will discuss about the exercise given at the end of that lesson. We will do the complete exercise of this lesson in this video. So before starting the text, I would highly recommend you to watch the previous videos. It will certainly help you to understand the text. Okay. Now, under the exercise, the first section is understanding the text. पहला जो सेक्शन है वो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के नाम से है, मतलब पाठ में आपने जो समझा है, चैप्टर में जो समझा है, उसके बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनके उत्तर दे पाएं. सो लुक एट द क्वेश्चन हियर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल. मतलब चाइनीज जो कला है और यूरोपियन कला है, उनके बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या डिफरेंस है, उसको एग्जाम्पल की मदद से बताइए. तो चलिए यहाँ आंसर देखते हैं. द चाइनीज फॉर्म ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन. जो चाइनीज आर्ट है, जो चाइनीज प्रकार का आर्ट है, वो कल्पना पर आधारित होता है, वो आर्टिस्ट की इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है. एंड शोज इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच ऑफ आर्टिस्ट. और वह कलाकारों के अंतरात्मा और स्पिरिचुअल अप्रोच को प्रदर्शित करता है, शो करता है, दिखाता है. Whereas, जबकि द यूरोपियन आर्ट फॉर्म अ रियल एंड reproduces an actual view of the object from the landscape. लेकिन अगर हम यूरोपियन आर्ट की बात करें तो यह वास्तविक होता है. ये जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्चुअल व्यू होता है, उनको रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस मीन्स होता है टू मेक अ कॉपी ऑफ समथिंग. मतलब चाइनीज जो आर्ट होता है वो उनकी इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है. आर्टिस्ट जो भी कल्पना करता है उसको अपने कला में दिखाता है, अपनी पेंटिंग्स में दिखाता है. जबकि यूरोपियन आर्ट जो है वो रियल होता है और ये कॉपी होती है किसकी? ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लैंडस्केप. जो एक्चुअल लैंडस्केप होता है, नेचर में जो चीज़ें होती हैं उसका एक्चुअल जो व्यू है, एक्चुअल कॉपी है, वो यूरोपियन आर्ट दिखाता है. पेंटिंग्स ऑफ वू दाओ जी. ये जो वू दाओ जी की पेंटिंग है वो चाइनीज आर्ट पर बेस है. एंड क्विंटन मिट्सिस जिसने मक्खी बनाई थी वो यूरोपियन आर्ट पर बेस्ड है. रिप्रेजेंट द टू फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स रिस्पेक्टिवली. ये दोनों अलग अलग कलाओं के बारे में बताते हैं. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शान शुई. आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं देखा तो आप वीडियो में देख सकते हैं. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शान शुई. शान शुई का कॉन्सेप्ट क्या है, शान शुई की अवधारणा क्या है? तो आंसर देखिए. शान शुई इज अ चाइनीज कॉन्सेप्ट. यह एक चाइना का कॉन्सेप्ट है, चाइनीज का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है ऑफ आर्ट, कला की. विच मीन्स माउंटेन वाटर, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर. शान शुई, माउंटेन वाटर. इट इज यूज्ड टुगेदर. इन दोनों को साथ में यूज करके टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. और इन्हीं दोनों का यूज जब एक साथ होता है तो वह लैंडस्केप को दिखाते हैं. लैंडस्केप का मतलब होता है कोई भी या तो पिक्चर है, पेंटिंग है, या एक्चुअल लैंडस्केप है जो आप अपनी आँखों से देख पाएँ. इट रिप्रेजेंट्स द टू कंप्लीमेंट्री पोल्स. ये जो लैंडस्केप है यानी शान शुई है, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स मतलब होता है एक दूसरे पर डिपेंड, जिसके बिना दूसरा अधूरा हो, ऐसी चीज़ों को दिखाते हैं. मतलब ये दो पूरक ध्रुवों को दिखाते हैं. पोल्स मीन्स होता है ध्रुव. द फर्स्ट पोल इज यांग एंड द सेकंड वन इज इन.
रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दाओइस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये दाओइस्ट जो है चाइना में एक फिलॉसफी का नाम है, दर्शन का नाम है, जो यूनिवर्स के बारे में ये बताती है कि यूनिवर्स दो पोलों से मिलकर बना है। एक क्या है, शान है, दूसरा शुई है, जिसको हम यंग यान और यीन कहते हैं। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में आइए। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रट। मैंने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि आप आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रट के बारे में क्या समझते हैं। तो आंसर देखिए, आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट मेड बाय अनट्रेन्ड आर्टिस्ट। ये एक ऐसा आर्ट है जो कि अनट्रेन्ड आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता है, मतलब ऐसे कलाकारों के द्वारा बनाया जाता है जो किसी प्रकार की शिक्षा नहीं लिए होते हैं पेंटिंग करने की। विथ नो फॉर्मल ट्रेनिंग, उनको कोई औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं मिलती है। आर्ट ब्रट, जिसको हम रॉ आर्ट भी कहते हैं, आर द वर्क्स ऑफ आर्ट इन देयर रॉ स्टेट। ये एक ऐसी कला है जो अपने रॉ स्टेट में होती है, रिफाइंड नहीं होती है, अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है। एज रिगार्ड्स कल्चर एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, और उसमें सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभाव नजर आता है। द सेकंड क्वेश्चन अंडर द सेकंड वन इज, हु वाज द अनट्विटर्ड जीनियस। बिना सिखाया जीनियस, वो बुद्धिमान, वो कुशाग्र बुद्धि वाला कौन था। हु क्रिएटेड अ पैराडाइज, जिसने पैराडाइज यानी रॉक गार्डन बनाया था। आपको अगर याद हो, चैप्टर में आपने पढ़ा है। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, और उनका कला के क्षेत्र में क्या किस प्रकार का योगदान था। व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, उनका कला में क्या योगदान था। तो हु वाज द अनट्विटर्ड जीनियस, नेकचंद वाज द अनट्विटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज। ये नेकचंद साहब थे जिन्होंने स्वर्ग बनाया था, स्वर्ग नहीं बनाया था, उन्होंने इसको स्वर्ग हम लोग कहते हैं। वो चंडीगढ़ के पास एक रॉक गार्डन बनाए थे। ही वॉज एन 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर, वह एक रचनाकार थे, वह अपने आप भी डायरेक्ट करते थे, उनको कोई डायरेक्ट नहीं करता था, निर्देश नहीं देता था कि ऐसे बनाना है। हु मेड द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, जिन्होंने संसार का सबसे फेमस रॉक गार्डन चंडीगढ़ में बनाया था। ही वॉज एन आउटसाइडर आर्टिस्ट, वह एक प्रकार के आउटसाइडर आर्टिस्ट थे। हु स्कल्प्टेड अ गार्डन, जिन्होंने एक गार्डन बनाया था मूर्तियों से भरा हुआ, विथ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स, और वो मूर्तियाँ उन्होंने पत्थरों से और रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाई थी, यानी रीयूज हो जाने वाले मटेरियल से। हिज आर्ट वर्क हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, और उनकी कला को यूनेस्को जो विश्व की संस्था है उन्होंने भी पहचान दी है, उन्होंने भी उनकी कला को पहचाना है। उसके बाद आगे देखें, इस प्रकार से आपका अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट समाप्त हो जाता है। अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, साथ में 2-4 लोगों का ग्रुप बनाना है और उसमें किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी है। मैं यहाँ आपको एक सामान्य सा एग्जाम्पल आपको यहाँ आंसर्स के रूप में दे दिया हूँ। क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ग्रुप ऑफ 4। 4 लोगों के बीच में बैठकर और इस स्टेटमेंट पर डिस्कशन करिए। स्टेटमेंट कहाँ है, ये रहा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। एक राजा जो होता है वह अपने जीते हुए, कॉन्कर्ड मंथ जीते हुए टेरिटरी माने क्षेत्र पर रूल तो कर सकता है, शासन कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन आर्टिस्ट ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अंदरूनी रास्तों को जानता है, जो अंदर की बातें जानता है, जो अंतरात्मा को जानता है। तो इसके बारे में डिस्कशन आप लोग करना है। मैं यहाँ एक सामान्य सा आंसर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ।
आप ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं। दिस सेंटेंस एक्सप्लेन्स द फैक्ट दैट एन आर्टिस्ट मे रूल एन एंटायर किंगडम। ये सेंटेंस ये बताता है कि एक राजा अपने राजधानी पर, अपने राज्य पर शासन तो कर सकता है, एंड हैव पावर ओवर हिज कांकर टेरिटरी, और अपने जीते हुए कांकर टेरिटरी, जीते हुए क्षेत्र पर पावर भी यूज कर सकता है। बट ओनली एन आर्टिस्ट वुड बी एबल टू गो बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। लेकिन एक आर्टिस्ट ही ऐसा होता है जो कि इस मटीरियल अपीयरेंस से, ये जो बॉडी होती है, ये जो घर द्वार सामान चीज़ें होती हैं, ये मटेरियल चीज़ें कहलाती हैं। तो एक आर्टिस्ट ही ऐसा होता है जो इन सब चीज़ों से दूर सोच सकता है, दूर जा सकता है। ही नोज बोथ पाथ एंड मेथड्स ऑफ द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि ऐसा कलाकार ही इस ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्यों के रास्ते और मेथड्स तरीके जानता है। True meanings of his work can be seen only by means known to him। उन मिस्टीरियस वर्क को वही व्यक्ति जान सकता है जिसके पास मीन्स हो, वो साधन हो जिसको वो जानता हो। टू हिम irrespective ऑफ हाउ पावरफुल एन एम्परर, भले ही वो आप कितने भी महान शासक क्यों ना हो, आप उन रास्तों को नहीं जान सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कशन के लिए, द लैंडस्केप इज एन इनर वन। ये जो लैंडस्केप होता है ये एक आंतरिक मामला होता है। अंदर से अगर आपके कुछ आती है रचना करने को तो वो लैंडस्केप कहलाता है। अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, वो एक स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल मीन्स होता है करेक्टराइज्ड बाय अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चीज़ जो आपके मन में चलती रहे। एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, मन में जो अवधारणाएं, मन में जो ख्याल आते रहते हैं। तो कहता है कि जो वास्तविक लैंडस्केप होता है वो अंदर से आता है, वो आध्यात्मिक होता है, स्पिरिचुअल होता है और कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब आपकी कल्पना पर निर्भर करता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट अ चाइनीज आर्टिस्ट वांट्स द व्यूअर टू एंटर हिज माइंड। इसका मतलब ये है कि जो चाइनीज आर्टिस्ट होते थे वो दर्शक से ये आशा करते थे कि दर्शक उनके माइंड में एंटर करें, रेदर देन बारोइंग हिज आइज, बजाय इसके कि वह कलाकार की आँखों से उस चित्र को देखें, ऑफ हिज आर्ट पीस। इसका मतलब ये है कि जो चाइनीज आर्टिस्ट होते थे वो सोचते थे कि लोग किसी भी पेंटिंग को आर्टिस्ट की आँखों से नहीं बल्कि आर्टिस्ट के मन में प्रवेश कर, उसके माइंड में प्रवेश कर और उसके नज़रिए से फिर देखें। दिस नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल पार्टिसिपेशन, और अगर ऐसा करना है तो इसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उस पेंटिंग को देखते समय। द व्यूअर्स कैन एंटर फ्रॉम एनी पॉइंट, उनकी कला में व्यूअर्स जो होता है, दर्शक जो होता है, वो किसी भी एंगल से एंटर कर सकता है। एंड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और उसमें एंटर करने के बाद किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जा सकता है। मतलब जैसी आपकी इमेजिनेशन हो वैसा आप उस पेंटिंग को देख सकते हैं। एंड देन ही रिटर्न्स इन रिलैक्स स्टेट, और जब आप उस पेंटिंग को देख चुके होते हैं, उस पर जा चुके होते हैं, उस पर ख्याल करके आप घूम चुके होते हैं, तो आप रिलैक्स्ड होते हैं। रिलैक्स स्टेट, इट इज़ नॉट अ रियल आर्ट पीस, यह एक रियल यानी वास्तविक सच्चा आर्ट पीस नहीं होता है। मतलब किसी भी चीज़ जो प्रकृति में पाई जाती है उसकी नकल नहीं होती है। इंस्टेड इट इज़ एन इनर स्पिरिचुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट स्पेस ऑफ द आर्टिस्ट, बल्कि यह कलाकार के अंदर से जो आध्यात्मिक और ख्यालाती विचार होते हैं उनका ये डिजाइन होता है, उनकी ये प्रतिकृति होती है। इस प्रकार से टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट भी समाप्त होता है। अब हम आते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज के बारे में। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, भाषा के बारे में विचार करना या सोचना। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें कहता है फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ yin and yang in other cultures।
जिस प्रकार से इन एंड यांग की कल्पना चाइना में की गई है, जिसमें यांग को माउंटेन और इन को वाटर कहा जाता था, उसी प्रकार की क्या अवधारणा किसी दूसरे कल्चर में भी है? अगर है तो उसके बारे में बताइए। तो चूंकि हम भारतीय हैं, हमारी ये टेक्स्ट बुक में चैप्टर भी भारतीय होने के नाते आया है, तो निश्चित रूप से भारत की कल्चर में भी इस प्रकार की चीज़ें विद्यमान होंगी। आंसर देखिए, इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में नेचर एंड गॉड रिलेटेड रेट्स कॉरलेट्स ऑफ इन एंड यांग। भारत में नेचर को इन के रूप में और गॉड को यांग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नेचर को इन के रूप में और गॉड को यांग के रूप में। नेचर रिप्रेजेंट्स द फेमिनिन पार्ट। जो नेचर है भारतीय संस्कृति में, जो भारतीय दर्शन है, उसमें प्रकृति को एक नारित्व के रूप में प्रदर्शित किया गया है, एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। एंड गॉड रिप्रेजेंट्स द मैस्कुलिन पार्ट, और ईश्वर को पुरुषत्व के रूप में, पुरुष के रूप में दिखाया गया है। एंड बोथ आर नोन एज माया एंड ब्रह्म, और भारत में इन दोनों को, नेचर को और गॉड को, माया और ब्रह्म कहा गया है। माया नेचर को और ब्रह्म गॉड को। द कम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट्स द होल वर्ड्स, और जब इन्हीं दोनों का मिलन होता है, माया का और ब्रह्म का, तभी इस संसार की, इस पूरे संसार की रचना होती है। ये हमारा भारतीय दर्शन है, इंडियन फिलॉसफी है। उसके बाद देखिए अगला है, व्हाट इज द लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स। जो फ्लैंडर्स था, आपने पढ़ा था कि ये एक मीडिएवल कंट्री था यूरोप में। यूरोप में एक मीडिएवल कंट्री था, तो उस समय वहाँ की भाषा क्या थी? तो चूंकि आप जानते हैं कि इसमें फ्रेंच राइटर की बात आई है, जीन डे बोफेट के बारे में, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कुछ, और बाकी सारी चीज़ें भी बेल्जियम वगैरह से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंच लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्लैंडर्स विच इज सिचुएटेड इन बेल्जियम। तो फ्लैंडर में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, जो आज कहाँ स्थित है? बेल्जियम में। बेल्जियम एक देश है। इस प्रकार से थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज भी समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन में हैं, वर्किंग विथ वर्ड्स। शब्दों के साथ कार्य करना, मतलब इसमें आपको शब्दों की गहराइयों को पता करना है, नए शब्दों के मीनिंग्स सीखनी है, और उनका किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है उसको सीखना है। तो चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स आर यूज्ड इन मोर देन वन सेंस। ये जो नीचे वर्ड दिए गए हैं, इनका उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, कई कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, कई संदर्भों में किया जाता है। हमारे पास 5 शब्द हैं। पहला है पैनल, दूसरा है स्टूडियो, तीसरा ब्रश, चौथा एसेंस और पांचवा मटीरियल। तो कहता है नीचे, एग्जामिन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस टू फाइंड आउट व्हाट द वर्ड्स पैनल एंड इसेंस, पैनल एंड इसेंस मीन इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए और उनमें बताइए कि जितनी बार पैनल आया है तो उसका क्या मीनिंग था, और जितनी बार एसेंस आया है उनकी क्या मीनिंग है। आप अपनी टेक्स्ट बुक देखते जाइएगा, उसमें क्वेश्चन लिखे हैं, उसके आंसर मैं आपको यहाँ बताता चलता हूँ। तो यहाँ देखिए, उसमें आपका पहला क्वेश्चन मिलेगा, द मास्क्स फ्रॉम बावा विलेज इन माली लुक लाइक लॉन्ग पैनल्स ऑफ डेकोरेटेड वुड। तो यहाँ पैनल का मतलब क्या है? लॉन्ग पैनल ऑफ डेकोरेटेड वुड्स, मतलब सजाई हुई लकड़ी का एक चौकोर लंबा सा कोई लकड़ी का एक आकार है, उसके लिए यहाँ पैनल आया है, जिसका मतलब यहाँ है, पैनल्स का यहाँ मतलब है फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस, आयताकार चपटा हुआ टुकड़ा, किसका? लकड़ी का। फिर दूसरा देखिए सेंटेंस, उसमें देखिएगा कि पैनल की मीनिंग क्या है। जज एच हॉबर्ट ग्रूम्स टोल्ड द जूरी पैनल ही हैड हर्ड द रिपोर्ट। तो जूरी पैनल क्या है? तो यहाँ जो जूरी होती है वो कई लोगों का समूह होता है। पैनल जो होता है एक समूह होता है, जैसे इंटरव्यू में भी पैनल होता है लोगों का, तो यहाँ उस पैनल का मतलब है
ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड पीपल टू गिव यूनानिमस डिसीजन, कई लोगों का एक ऐसा समूह जो कि एक मत होकर डिसीजन देते हैं, निर्णय देते हैं। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होकर। तीसरा है द पैनल इज लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर एन इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए एक जो पैनल है वो ग्राउंड तैयार कर रहा है, मतलब एक जगह तैयार कर रहे हैं, एक परिस्थिति तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ वो पैनल क्या है? अब जानते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जो होती हैं, उनमें अच्छे एक्सपर्ट्स की आवश्यकता होती है जो सभी चीज़ों को बारीकी से समझते हों और उन ट्रीटीज़ को संपन्न कराने में मदद करते हों। तो यहाँ पैनल का मतलब है, आप आंसर देखिए नीचे लिखा है, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स और अ कमिटी, एक्सपर्ट लोगों का समूह या कि एक समिति। ठीक है। उसके बाद है चौथा, द ग्लास पैनल्स ऑफ द विंडो वर ब्रोकन, विंडो का जो ग्लास पैनल है यानी ग्लास जो विंडो में लगा होता है वो टूट गया है। आप जानते हैं पैनल्स यहाँ किस रूप में आया है? उस ग्लास के चौकोर टुकड़े के लिए आया है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में या इंग्लिश में पेन्स कहते हैं, PANES। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो यहाँ पैनल का मतलब क्या है? विंडोज, विंडो पेन्स, पेन माने एक चौकोर टुकड़ा होता है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास। उसके बाद थ्रू द मेनी राउंड्स, टेबल्स, वर्कशॉप्स एंड पैनल डिस्कशन, देखो पैनल डिस्कशन, अ कंसेंसस वाज रीच्ड, इन गोलमेज सम्मेलनों, कुछ वर्कशॉप्स, कुछ ग्रुप डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं, कंसेंसस पर पहुँचे हैं, मतलब एक राय होकर हम किसी नतीजे पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पैनल डिस्कशन का मतलब है ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ग्रुप ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स, ज्ञानी लोगों का एक समूह जो उस विषय में जानते हो। अगला है द सिंक इज इन द हिंज पैनल एबव द बंक ड्रेन्ड इनटू हेड, बंक मीन्स होता है सोने का कमरा, स्लीपिंग बर्थ, और हिंज पैनल। अब यहाँ पैनल का मतलब क्या है? हिंज काहे में फिट होगी? अ फ्लैट बोर्ड फिक्स्ड विथ हिंज। तो यहाँ पैनल का मतलब होता है एक फ्लैट मतलब समतल बोर्ड है जो कि हिंज में फिक्स होता है। तो ये पैनल के हुए। अब चलिए एसेंस के समझ लेते हैं कि एसेंस कितने अर्थों में यूज होता है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, देयर रिपिटेटिव स्ट्रक्चर must have taught the people around the great composer the essence of music। ये जो उनका दोहराव वाला स्ट्रक्चर है, दोहराव वाला रचना है, वो ग्रेट कंपोजर के अराउंड जो लोग हैं उनको बताना जाना चाहिए एसेंस ऑफ म्यूजिक। अब एसेंस ऑफ म्यूजिक क्या है? यहाँ म्यूजिक का एसेंस क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का जो मुख्य आइडिया या क्वालिटी होती है उसे एसेंस कहते हैं। फिर दूसरा है पार्ट ऑफ द आंसर इज इन द प्रपोजिशन बट द एसेंस इज इन द मीनिंग। ये जो थ्योरम थी, प्रपोजिशन मीन्स होता है थ्योरम या कोई समस्या, तो उसका आंसर उसी में था लेकिन जो एसेंस है उसकी मीनिंग में छुपा था। तो यहाँ एसेंस का मतलब सेंट्रल पार्ट और मीनिंग, यहाँ उसका मतलब है सेंट्रल पार्ट। फिर अगला है द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ थॉट और प्रैक्टिकल इसेंस फॉर द टीचर। अब यहाँ प्रैक्टिकल इसेंस का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। उसके बाद अगला है दे हैड एडेड वैनिला एसेंस टू द पडिंग्स। पडिंग एक प्रकार की डेजर्ट होती है, डिश होती है सॉफ्ट, तो कहता है कि उन्होंने उसमें वैनिला एसेंस मिलाया है। तो एसेंस का यूज जो होता है फ्लेवर के रूप में होता है, तो उसका मीनिंग यहाँ देखिए। आंसर एन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी प्लांट एंड यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एजेंट। ये जब हम किसी प्लांट से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और उसको फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यानी सुगंध या स्वाद के रूप में यूज़ करते हैं तो उसे एसेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने पैनल और उसके एसेंस के डिफरेंट यूजेस देख लिए। अब वो आपके पास तीन और बचे थे, एक था स्टूडियो, एक था ब्रश और एक था मटीरियल। तो इन तीनों को हम शॉर्ट में देखते हैं।
Now find 5 sentences each for the rest of the words to show the different senses in which each of them is used. यहाँ दिए गए बाकी 3 शब्दों के लिए हर शब्द के 5-5 एग्जाम्पल बताइए और पाँचों में उस वर्ड की अलग अलग मीनिंग बताना है। तो एक वर्ड है स्टूडियो, इसके बारे में 5 सेंटेंस बताना है और उसके अलग अलग यूज बताना है कि हर कॉन्टेक्स्ट में उसका अलग यूज हो। तो पहला स्टूडियो का मतलब होता है अ रूम विथ स्पेशल इक्विपमेंट वेयर टेलीविजन आर रेडियो प्रोग्राम्स आर म्यूजिक रिकॉर्डिंग आर मेड। एक ऐसा कमरा जहां रेडियो, टीवी या म्यूजिक प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको स्टूडियो कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, शी स्पेंट 3 months इन द स्टूडियो वर्किंग ऑन हर लेटेस्ट एल्बम। वह स्टूडियो में अपने नए एल्बम में 3 महीने तक काम की। उसके बाद दूसरी मीनिंग देखिए, अ बिल्डिंग आर प्लेस वेयर फिल्म्स आर मेड आर अ कंपनी दैट मेक। एक ऐसी बिल्डिंग जहां फिल्में बनाई जाती हैं उसको भी स्टूडियो कहते हैं। जैसे महेश स्टूडियो मेड सम फेमस फिल्म। महेश का जो स्टूडियो है, महेश जहां जो बिल्डिंग है महेश की जहां वो फिल्म बनाता है, उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है अ रूम इन विच एन आर्टिस्ट वर्क स्पेशली अ पेंटर और फोटोग्राफर। एक ऐसा कमरा जहाँ की कलाकार काम करते हैं, ख़ास तौर से पेंटर या फोटोग्राफर, उसको भी स्टूडियो कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द आर्टिस्ट वाज बिजी क्रिएटिंग अ पेंटिंग इन हिज स्टूडियो। आर्टिस्ट जो था वो बिजी था पेंटिंग बनाने में, कहाँ? अपने स्टूडियो में। उसके बाद चौथा है अ स्मॉल फ्लैट विथ 1 मेन रूम फॉर लिविंग एंड स्लीपिंग इन एंड यूजली अ किचन एंड बाथरूम। एक ऐसा छोटा सा कमरा जिसमें सोने की जगह हो, एक बाथरूम हो और एक किचन हो, उसको स्टूडियो फ्लैट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टूडियो फ्लैट। तो देखिए एग्जाम्पल, शी लिव्ड इन अ स्टूडियो फ्लैट ड्यूरिंग हॉलीडे। तो इस प्रकार से आपकी स्टूडियो के हो गए। अब उसके बाद मटेरियल्स के देखते हैं। सब्सटेंस बाय विच थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम। एक ऐसा पदार्थ जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, ये पहला यूज है मटेरियल का। उसका एग्जाम्पल है एवरी आइटम वी सेल इज़ मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल। हम जितना भी आइटम बेचते हैं वो सारा का सारा रिसाइकल्ड मटेरियल यानी रिसाइकल्ड सब्सटेंस से बना होता है। दूसरा है द थिंग्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ऐसी चीज़ें जो आवश्यक होती हैं कोई खास कार्य करने के लिए, उसको भी मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे दे पब्लिश्ड अ रेंज ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स। वो बहुत सारे एजुकेशनल मटेरियल्स तैयार करते हैं। आप वीडियो को बीच में पॉज करके इन सारे आंसर को लिख सकते हैं। फिर तीसरा है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल आइडियाज़ यूज्ड इन बुक्स। बुक्स लिखने के लिए जो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन या आइडियाज़ यूज़ करते हैं उनको भी मटेरियल कहते हैं। जैसे द लेटर्स वर यूज्ड एज अ सोर्स मटेरियल इन दिस न्यू बुक। ये जो नई बुक लिखी गई है उसमें लेटर्स एक मटेरियल के रूप में यूज़ किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा है अ पर्सन विथ पर्टिकुलर क्वालिटीज आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें खास गुण हो या कि वो किसी खास मौके के लिए उपयुक्त हो। जैसे ही इज़ नॉट रियली ओलंपिक मटेरियल। वह एक ओलंपिक मटेरियल नहीं है, वह मतलब ओलंपिक के लिए योग्य नहीं है। और पांचवा आइटम्स यूज्ड इन अ परफॉर्मेंस। आइटम जो कि परफॉर्मेंस में यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल है द बैंड प्लेड ऑल न्यू मटेरियल्स एट द पार्टी। ये जो बैंड था उसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे मटेरियल्स को प्ले किया था। तो इस प्रकार से मटेरियल्स के हो गए। उसके बाद आता है ब्रश। ब्रश का मतलब क्या होता है? टू क्लीन, पॉलिश, मेक समथिंग स्मूथ विथ अ ब्रश। किसी को साफ करना, किसी में पॉलिश करना जिससे वो चीज़ और स्मूथ हो जाए, उसको ब्रश कहते हैं। ये वर्ब के रूप में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है ही ब्रशेस हिज टीथ डेली। वह अपने दांत रोज साफ करता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है टू रिमूव और ट्राई टू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ प्लेस और सरफेस विथ अ ब्रश और हैंड। रिमूव करना, हटाना या हटाने का प्रयास करना किसी सतह से, ब्रश से या हैंड से, तो उसे भी ब्रश कहते हैं। जैसे ही ब्रश द डर्ट ऑफ हिज जैकेट। फिर तीसरा है टू पुट समथिंग ऑन समथिंग यूजिंग अ ब्रश। ब्रश की मदद से किसी चीज़ पर किसी चीज़ को रखना, वो भी ब्रश कहलाता है। जैसे ब्रश द पेस्ट्री विथ बीटन एग। ये जो पेस्ट्री होती है, केक्स होते हैं, उनके ऊपर बीटन एग
लगा दीजिए, रख दीजिए, उसको भी ब्रश कहते हैं। चौथा है टच समबडी समथिंग लाइटली व्हाइल मूविंग क्लोज टू देम और इट, किसी के पास से या किसी वस्तु के पास से गुजरना और ताकि आपका हल्का सा टच हो जाए तो उसको भी ब्रश कहते हैं। कई बार आप कहीं सकरी गली से निकलते हैं और आपके हाथ पैर में खरोंच आ जाती है, उसको भी ब्रशिंग कहते हैं। तो शी ब्रश्ड अगेंस्ट स्टोन वॉल, वह जो है उसका टच जो है वो ब्रश के स्टोन वॉल जो पत्थर की दीवार थी उससे हो गया था। और पांचवा है एन ऑब्जेक्ट विथ अ शार्ट पीस ऑफ स्टिफ हेयर प्लास्टिक, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ये मेन ब्रश है जो हम लोग ब्रश यूज करते हैं, चाहे वो पेंट में करने में हो, चाहे दांत मांजने में हो। एन ऑब्जेक्ट विथ अ शार्ट पीस ऑफ स्टिफ, कड़े बाल या प्लास्टिक जिसमें लगा हो उसको, ऐसे ऑब्जेक्ट को भी ब्रश कहते हैं। और जिसका एग्जाम्पल है आई कैन नॉट फाइंड माई ब्रश, मुझे तो मेरा ब्रश ही नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। उसके बाद इसमें नोटिसिंग फॉर्म आता है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें इसको थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे। देयर आर 2 एग्जाम्पल्स गिवन इन द सेक्शन, द 2 एग्जाम्पल्स आर वेज इन विच कॉन्ट्रास्ट में बी एक्सप्रेस्ड। इसमें जो क्या है, दोनों एग्जाम्पल हैं, दोनों डिफरेंट प्रकार के कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु के अलग मतलब दिखाती है। तो इसके बारे में देखिए, नाउ कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आइडियाज टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम। आपके पास 2 सेंटेंसेस दिए हैं, उनको इस प्रकार से कंबाइन करना है जिससे कॉन्ट्रास्ट बताएं, एक से दूसरा डिफरेंट बताए, एक का दूसरा विरोध करे। ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है, पहला क्वेश्चन में 2 सेंटेंस है, इनको जोड़ के आपको बनाना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोध या विरोधाभासी चीज़ें बताना, ठीक है। मतलब एक चीज़ अगर कुछ कहती है किसी मुद्दे पर है तो दूसरी किसी दूसरे मुद्दे पर हो। तो देखिए, यूरोपियन आर्ट ट्राइज टू अचीव अ परफेक्ट यूजनिस्टिक लाइकनेस, जो यूरोपियन आर्ट होता था वो किसी चीज़ को हूबहू बनाता था। एशियन आर्ट ट्राइज टू कैप्चर द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, और जो एशियन आर्ट होता था वह आंतरिक लाइफ को और आत्मा को दिखाता था। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये हूबहू चीज़ें दिखाते हैं, बनाते हैं जो प्रकृति में दिखती हैं, और ये अंदर से जो चीज़ें उनके आती हैं दिमाग में उसको बनाते हैं। मतलब इन दोनों में अलग अलग है, कुछ डिफरेंस है। तो कैसे जोड़ेंगे इन दोनों को? Whereas यूरोपियन आर्ट ट्राइज टू अचीव अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, जबकि जहाँ, whereas मीन्स होता है जहाँ यूरोपियन आर्टिस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल एक्चुअल चीज़ बनाते हैं जो प्रकृति में दिखती है, जबकि एशियन आर्ट जो होते हैं वो ट्राइज टू गेट द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्टेट, वो अंतरात्मा की आवाज़ को, आंतरिक सोच को, मन में आए हुए ख्यालों को पेंटिंग में दिखाते हैं। तो यहाँ whereas जो है ये कॉन्ट्रास्ट के लिए आया है जब आपको एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफरेंट करना हो। फिर दूसरा है द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। एक एम्परर है जो ऑर्डर देता है पेंटिंग बनाने को और उसके बाहरी रूप को, पेंटिंग को जो बाहर से देखता है उसकी प्रशंसा करता है। इसका दूसरा है द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। आर्टिस्ट ने ही उनको, राजा को, उस पेंटिंग की सच्चाई बताई, सच्ची मीनिंग बताई थी। तो इसमें भी कॉन्ट्रास्ट बताना है। द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। एम्परर ने आदेश दिया था पेंटिंग बनाने का और उसके बाहरी रूप को देख देख कर बहुत खुश होता था, लेकिन ये देखिए यहाँ भी आया लेकिन, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है अपोजिट। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट ने उनको उस पेंटिंग की एक्चुअल मीनिंग, रियल मीनिंग समझाई थी। तो यहाँ दूसरा कॉन्ट्रास्ट यूज करने के लिए आपने बट का यूज़ किया है। फिर दूसरा देखिए, द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। एक राजा अपने उस क्षेत्र में शासन कर सकता है जिसको वह जीता है। और दूसरा सेंटेंस है द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन आर्टिस्ट ही है जो उसके आंतरिक चीज़ों को जानता है। तो इसमें भी कॉन्ट्रास्ट आया, ये कोई दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़। तो कहता है फिर से वही, शुरू में whereas लगा दीजिए। whereas द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। जहाँ एम्परर जो है अपने जीते हुए राज्य पर शासन करता है,
कॉमा द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है वो आंतरिक रास्तों को, आंतरिक गहराइयों को जानता है। फिर इसके साथ ही आपके पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आप इनको जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।